अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अपना आर्टिकल नंबर 4.1.6 ये स्टार्ट किया था, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें से दो प्रॉपर्टीज़ हमने कर ली थी, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड, सेकेंड एप्लीकेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हमने सोलबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल ये भी डिस्कस कर ली थी। आज हम इसी लेक्चर के रिमेनिंग पार्ट को डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 3 स्ट्रक्चर ऑफ आइस। ये आज हम डिटेल में देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ आइस को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको वाटर के स्ट्रक्चर के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वाटर के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? सेंटर में ऑक्सीजन होता है और दो कॉर्नर्स पर हाइड्रोजन होते हैं, दो कॉर्नर्स पर लोन पेयर्स होते हैं। लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ये वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं जो वैलेंस शेल में मौजूद तो होते हैं लेकिन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो पानी या वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। दो जो लोन पेयर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के, वो ऑक्सीजन के टेट्राहेड्रॉन के दो कॉर्नर्स पर होते हैं और बाकी जो दो कॉर्नर्स होते हैं उनमें दो हाइड्रोजन एटम होते हैं। जब वाटर अपनी लिक्विड स्टेट में होता है, रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड स्टेट में ही होता है, वैसे हम वाटर को फ्रीज करके आइस में और बॉइलिंग पॉइंट के बाद वेपराइज भी कर सकते हैं। लेकिन रूम टेम्परेचर पे वाटर हमेशा लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक्सटेंसिवली एसोसिएटेड होते हैं एक दूसरे के साथ। इसका क्या मीनिंग हुआ? मैंने कल भी बताया था आपको कि वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन होते हैं, वो नेबरिंग मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर लेते हैं, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। तो एसोसिएशंस का मतलब होता है, एक्सटेंसिवली एसोसिएशंस का यही मतलब होता है कि वो एक दूसरे से अलग अलग नहीं होते। वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, एसोसिएशंस फॉर्म कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक फॉर्म कर लेते हैं। लेकिन चूंकि पानी लिक्विड स्टेट में होता है और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हर वक्त रैंडम मोशन में होते हैं, तो ये एसोसिएशंस फॉर्म ज़रूर होती हैं लेकिन बार बार ब्रेक और रीफॉर्म हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, ये वाटर मॉलिक्यूल मूवमेंट के दौरान अगर किसी और नेबर वाटर मॉलिक्यूल के करीब चला जाता है तो इसका पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन किसी नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन किसी और मॉलिक्यूल के साथ भी अपनी ये फोर्स डेवलप कर सकता है। तो ये एसोसिएशंस परमानेंट नहीं होती लिक्विड स्टेट में, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट में मोबाइल होते हैं। ये सिर्फ सॉलिड ही है जिनके मॉलिक्यूल्स मोबाइल नहीं होते, अदरवाइज गैस और लिक्विड दोनों के मॉलिक्यूल्स मोबाइल यानी मूवमेंट में होते हैं। जब हमने वाटर को फ्रीज करना होता है आइस में, तो डेफिनेट सी बात है हमें पानी का टेम्परेचर कम करना पड़ता है, डिक्रीज करना पड़ता है। और जैसे ही पानी के मॉलिक्यूल आइस में चेंज होते हैं, आइस फॉर्म होती हैं, तो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो बहुत रेगुलर हो जाती है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ का टेम्परेचर कम करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी कम होने से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इधर उधर मूव नहीं कर सकते। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएशंस फॉर्म करते हैं जिन्हें हम हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देते हैं, उनके बार बार ब्रेक होने का अमल और रीफॉर्म होने का अमल भी स्लो होते होते आहिस्ता आहिस्ता करते एकदम रुक जाता है। तो उससे क्या होता है कि आइस जब फॉर्म होती है तो पानी के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करने के बजाय रेगुलर अरेंजमेंट एक्वायर कर लेते हैं, अपनी अपनी जगह पर फिक्स हो जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते पूरे स्ट्रक्चर के अंदर ये रेगुलरिटी फैल जाती है। और जब वाटर के मॉलिक्यूल्स आइस के स्ट्रक्चर में चेंज हो रहे होते हैं तो बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस भी क्रिएट हो जाती हैं। अभी मैं आपके सामने फिगर शो करूँगी 4.8b, जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे वो रेगुलर स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं और कैसे उनके अंदर जो है ना वो फ्री स्पेसेस क्रिएट होती हैं। उससे पहले हम इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी साथ देखते जाएं कि जब वाटर फ्रीज होता है तो इस रेगुलरिटी आ जाने के बाद जो फ्री स्पेसेस उसके अंदर क्रिएट होती हैं उसकी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल आइस बनते वक्त 9% जो है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। और जैसे ही वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि डेंसिटी वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। जब वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे तो वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाएगा उनका। तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज़ होगी। डेंसिटी का क्या फार्मूला होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू m/v। डेंसिटी और जो वॉल्यूम है उनका आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप है। जैसे ही वाटर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, उसका फैलाव बढ़ जाएगा, तो क्या होगा कि उसके अंदर जो डेंसिटी है वो डिक्रीज़ कर देगी। तो यही यही बात है, हमेशा ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है
कि आइस की डेंसिटी लिक्विड वाटर से क्यों कम हो जाती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन है, ये इस आंसर को एक्सप्लेन करता है कि वाटर जब तक लिक्विड स्टेट में है, मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म तो करते हैं, एसोसिएटेड भी होते हैं, लेकिन ये रेगुलर नहीं होती, बार बार ब्रेक और रिफॉर्म होती है। जैसे ही हम टेम्परेचर डिक्रीज करके उसको आइस में चेंज करते हैं तो ये एसोसिएशंस रेगुलर हो जाती हैं और रेगुलरिटी पूरे स्ट्रक्चर में जो है वो फैल जाती है, एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स का फैलाव बढ़ जाता है। जब किसी चीज़ का फैलाव बढ़ता है तो वो ज़्यादा जगह घेरने लगती है, तो हम कहते हैं उसका वॉल्यूम भी बढ़ गया। तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी। एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूँ, डेंसिटी इज इक्वल टू m/v। डेंसिटी जो है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब फ्री स्पेसेस बढ़ेंगी, वाटर का फैलाव बढ़ेगा, उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, मगर डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। यही वजह है कि आइस हमेशा लिक्विड वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। जिस चीज़ की भी डेंसिटी कम होगी वो जाहिर बात है ऊपर की तरफ रेज होके आ जाएगी। हमेशा आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वाटर के हवाले से, क्योंकि अगर आइस ऊपर फ्लोट करके ना आती तो सर्दियों में रिवर, लेक्स वगैरह, स्ट्रीम्स वगैरह जो हैं वो उसमें सारा का सारा वाटर फ्रीज हो जाता और कोई भी एक्वेटिक लाइफ वहाँ पे सरवाइव ना कर पा सकती। तो ये हमारे लिए खुदा की बहुत बड़ी नेमत है कि आइस बनते वक्त वाटर की डेंसिटी कम हो जाती है, वो ऊपर फ्लोट करके जब आती है तो नीचे वाली लेयर्स को कूल होने से बचा लेती हैं और नीचे वाली एक्वेटिक लाइफ उसी तरह सर्वाइव करती रहती है। ये आपके पास स्ट्रक्चर है आइस का। ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, छठा। ये 6 के 6 आपस में इस तरह रेगुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना वो फॉर्म कर लेंगे। और ये रेगुलर स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, जिसमें एक ही तरतीब बार बार रिपीट हो। तो अगर 6 वाटर मॉलिक्यूल ये हेक्सागोनल पैटर्न में अरेंज है तो उससे अगले भी 6 6 वाटर मॉलिक्यूल हेक्सागोनल पैटर्न में मौजूद है। बीच की जगह अंदर की है वो खाली है। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये 6 के 6 इतनी स्पेस ले रहे हैं, फिर अगले 6 ये पूरे स्ट्रक्चर में फैल जाएगी, और अंदर वाली जो स्पेसेस हैं ये फ्री हैं, फैलाव बढ़ जाएगा। लेकिन अगर लिक्विड स्टेट में वाटर होगा तो इस तरह बीच में फ्री स्पेसेस नहीं होते, मॉलिक्यूल्स मूव करते हुए कोई भी अंदर की तरफ आ सकते हैं और फैलाव कम होगा। अब क्या होगा कि जो लोअर डेंसिटी होती है आइस की 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उससे क्या होता है कि जो पॉन्ड्स और लेक्स होती हैं वो हमेशा कैसे फ्रीज होना शुरू होती हैं, सरफेस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वाटर जो है वो टेन कर लेता है टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड बाय द फॉल ऑफ टेम्परेचर इन द सराउंडिंग। जैसे सर्दियों का मौसम शुरू होता है तो पानी की जो नीचे वाली लेयर्स होती हैं वो 4 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन कर लेती हैं। जैसे ही बाहर की आबो हवा सख्त से सर्द होती है तो पानी की जो ऊपर वाली सरफेस है वो सबसे पहले जो है ना वो लेस डेंस होकर जमना शुरू होती है, और अपने नीचे ये जो लेस डेंस होती है ये तो ऊपर ही फ्लोट करती करती रहती है। याद रखें कि जो नीचे वाली लेयर्स हैं उनका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन रहता है। सराउंडिंग जैसे जैसे कूल होती रहती है तो जो सरफेस पे पानी होता है उसकी डेंसिटी कम कम होती जाती है, और इसकी डेंसिटी जो है वो कम होने की वजह से टेम्परेचर भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। और ये नीचे जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्लाइटली वार्म वाटर होता है उसको उसके टेम्परेचर पर मेंटेन रखती है। जब ऊपर वाली लेयर जो है वो सख्त सर्दी में फ्रीज हो जाती है तो ये लेयर ऑफ आइस एक इंसुलेटर का काम करती है। इंसुलेटर क्या होते हैं, जो अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देते, तो ये वो सॉरी कोल्ड कोई भी टेम्परेचर के इफेक्ट्स को पास नहीं होने देते। तो ये क्या होती है, जितना मर्जी सराउंडिंग जो है वो कोल्ड हो जाए तो ये जो आइस है वो उसके जो कोल्ड के इफेक्ट होते हैं वो अपने ऊपर तो उसको करती है टॉलरेट, लेकिन नीचे वाली जो वाटर की लेयर्स होती हैं उनको इस 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर मेंटेन रखती हैं, जिसकी वजह से फिश और जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है वो इस ब्लैंकेट ऑफ आइस के नीचे कई मंथ्स तक सर्वाइव करते रहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास अगेन एक शॉर्ट क्वेश्चन आ गया कि जो फिश और प्लांट्स हैं वो विंटर सीजन में कैसे सर्वाइव करते हैं। तो आपने ये बताना है कि जैसे ही जो है वो विंटर सीजन आता है तो वाटर जो है जिसकी नीचे वाली लेयर्स का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन होता है। जैसे जैसे ज़्यादा सर्दी आती है तो ऊपर वाली जो पानी की लेयर है वो कोल्ड होती जाती है और लेस डेंस होती रहती है, और वो अपने नीचे जो वाटर की लेयर्स हैं उसके ऊपर स्टे करती है। नीचे वाली लेयर्स का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये उसके लिए एक इंसुलेटर का रोल प्ले करती है। तो भी जो हमने तीसरी प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डिस्कस की है वो शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा क्या है कि जो हम सोप्स और डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं घरों में वॉशिंग पर्पजेज़ के लिए और क्लींजिंग पर्पजेज़ के लिए, इनका जो क्लींजिंग एक्शन है ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है।
तो सोप्स और डिटर्जेंट्स होते हैं, उनके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक पोलर पार्ट होता है और दूसरा नॉन पोलर पार्ट। पोलर पार्ट्स जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए, और जो नॉन पोलर पार्ट्स होते हैं वो वाटर के बाहरी स्टेयर करते हैं। ये या तो अल्काइल पोर्शन होते हैं या बेंजाइल पोर्शंस होते हैं, और ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। ये जो नॉन पोलर पार्ट्स हैं ये ग्रीस पर, डर्ट पार्टिकल्स पर एक्ट करके उन्हें रिमूव करते हैं। तो सोप्स और डिटर्जेंट्स का क्लींजिंग एक्शन, उनका वाटर में हल होना भी किस वजह से है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिफ्थ प्रॉपर्टी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की किस में है? बायोलॉजिकल कंपाउंड्स में और फूड मटेरियल्स में। बायोलॉजिकल कंपाउंड्स में सबसे पहले प्रोटीन्स आ जाते हैं। आपको पता है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। प्रोटीन्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जिनमें एक टाइप को हम फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। जो फाइबर्स लाइक प्रोटीन होते हैं ये हमारे हेयर में, सिल्क में और मसल्स में मौजूद होते हैं। ये जो फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं ये किससे मिलके बने होते हैं? अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन से मिलके बने होते हैं। ये जो अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन्स होती हैं हेयर में, सिल्क में या मसल्स में, वो कॉयल यानी मुड़ी हुई होती हैं एक स्पाइरल की फॉर्म में। आपने इस जैसे जैसे टेलीफोन की तार आपने देखी होगी, इस तरह एक जिगजैग पैटर्न में एक साइड पे मुड़ी हुई होती है। तो ये जो लॉन्ग चेन्स होती हैं ये भी कॉयल हुई होती हैं एक स्पाइरल की फॉर्म में। इस स्पाइरल जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या कहते हैं? हेलिक्स। ये आपने बात बहुत ध्यान से सुननी है कि प्रोटीन्स, जो फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं जो हेयर, सिल्क और मसल्स में मौजूद होते हैं, ये असल में अमाइनो एसिड्स की लॉन्ग चेन होती हैं जो कि स्ट्रेट नहीं होती बल्कि कॉइल्ड फॉर्म में मौजूद होती हैं। अभी मैं आपको फिगर में भी दिखाऊंगी। जो स्पाइरल सा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है उसको हम कहते हैं हेलिक्स। ये इस वक्त जो आपके पास अमाइनो एसिड की चेन है जिसके अंदर सी डबल बॉन्ड ओ, सी एन एच, फिर सी डबल बॉन्ड ओ सी, और ये ग्रुप रिपीट हो रहे हैं, ये स्पाइरल की फॉर्म में मौजूद है। ये देखिए, ये एक है, ये फिर एक अगला टर्न है, ये उससे एक अगला टर्न है, ये उससे एक अगला टर्न है। स्पाइरल्स की फॉर्म में ये टर्न्स मौजूद है। इन स्पाइरल्स में क्या होता है कि एक स्पाइरल का या एक कॉइल का सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप नीचे वाले के एन एच के बिल्कुल फ्रंट पर होता है। नीचे वाला जो एन एच ग्रुप का हाइड्रोजन होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, और ऊपर वाली जो सी डबल बॉन्ड ओ कार्बन होती है ये नेगेटिवली चार्ज होती है। ये दोनों पोलर होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप कर लेते हैं। इस फोर्स को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, इसका सी डबल बॉन्ड ओ नीचे वाले के एन एच के बिल्कुल फ्रंट पे है। तो फाइब्रस प्रोटीन में जब कॉइलिंग होती है तो एन एच ग्रुप और सी डबल बॉन्ड ओ एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और ये आपस में डेवलप कर लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका मतलब है हमारी बॉडी के जितने भी फाइब्रस प्रोटीन्स हैं उनकी एग्जिस्टेंस के लिए भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का होना बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने आपको फिगर में हेलिक्स बताया कि स्पाइरल को हेलिक्स कहते हैं। अगर इसकी कॉइलिंग राइट साइड पर हुई हो तो उसको राइट हैंडेड कहते हैं। अगर ये कॉइल्स लेफ्ट साइड पर फॉर्म हो जाए इस तरह से तो हम इसको कहेंगे लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। अभी मैंने जो आपको दिखाया था वो राइट हैंडेड हेलिक्स दिखाया था। जब राइट हैंडेड हेलिक्स की हम बात करते हैं तो उसमें एन एच ग्रुप, अभी मैंने आपको दिखाया था कि एक टर्न का एन एच ग्रुप ऊपर वाले टर्न के सी डबल बॉन्ड ओ के बिल्कुल वर्टिकली एडजेसेंट होता है, और इस वजह से ये आपस में क्या फॉर्म कर लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स लिंक विन वन स्पाइरल टू द अदर। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या फ़ायदा है कि एक टर्न को दूसरे से मजबूती से जोड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से हमारे हेयर, हमारे मसल्स जो है वो मजबूत स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। अच्छा, जो एक्सरे एनालिसिस है, एक्सरे टेक्निक है, उससे ये बात पता चली है कि जो एक एक टर्न होता है हेलिक्स में उसमें ऑन द एवरेज 27 अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे फाइब्रस प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है, हमारे डीएनए के मालिक्यूल जिसको हम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड भी कह सकते हैं, वो भी दो स्पाइरल चेन से मिलकर बना होता है। ये दोनों चेन्स एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई होती हैं और एक डबल हेलिक्स की फॉर्म में मौजूद होती हैं। प्रोटीन्स जो हैं वो सिंगल हेलिक्स की फॉर्म में होते हैं, मगर डीएनए डबल हेलिक्स। इन दोनों का आपस में जो दो कॉइल्स होते हैं इनका जो आपस में जो डिस्टेंस है वो ये आपको डीएनए का डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये एक कॉइल है, ये दूसरा कॉइल है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए हैं। ये जो स्ट्रैंड्स हैं ये शुगर फॉस्फेट की बनी हुई हैं और बीच में इन दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में कनेक्ट करने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। एक स्ट्रैंड का दूसरे से जो टोटल डायामीटर बनता है वो 18 to 20 एंगस्ट्रॉम के बराबर। जिस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे डीएनए और प्रोटीन्स में मौजूद है, हम जो फूड इनटेक करते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज ये मुख्तलिफ फ्रूट्स में मौजूद होते हैं, इन सब में भी ओ एच ग्रुप मौजूद होते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी या लास्ट एप्लीकेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्या है कि जो पेंट्स हैं, आपको पता है कि पेंट्स को जब हम
किसी लकड़ी पर या किसी सीमेंटेड वॉल के ऊपर करते हैं तो वो उसके ऊपर स्टिक कर जाता है। इसी तरह डाइज हैं जो हम कपड़ों को कलर देने के लिए यूज़ करते हैं। हमारा जो टेक्सटाइल मटेरियल्स है वो सारा, इन सब में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। अब पेंट्स और डाइज जो होते हैं इनके अंदर क्या होता है, एडहेसिव एक्शन, चिपकने वाला एक्शन। जो इनकी चिपकने की सलाहियत होती है, किसी सरफेस के साथ चिपक जाना, वो किस वजह से है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इसी तरह जो ग्लू और हनीज़ है, इनके अंदर जो स्टिकी नेचर है वो भी किस वजह से है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम मुख्तलिफ जो है ना वो फाइबर्स यूज़ करते हैं क्लॉथिंग के लिए, कॉटन है, सिल्क है। इन तमाम में भी क्या है, थ्रेड्स को जो रिजिडिटी फराहम करती हैं, उनको टेंसाइल स्ट्रेंथ फराहम करती हैं, उस फोर्स का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद आर्टिकल नंबर आपका जो 4.2 है, ये हमारे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी इंक्लूडेड नहीं है। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर देखेंगे वो 4.3 हम स्टडी करेंगे, वो है लिक्विड क्रिस्टल्स के ऊपर।